हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेंजागम क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम पॉलीमर केमिस्ट्री के जितने प्रीवियस के क्वेश्चन हैं जो नेट में भी आए और गेट में भी आए उन सबको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो दिसंबर 2018 में आया है उसमें क्या कहता है, द कंटूर लेंथ एंड रूट मीन स्क्वायर लेंथ, जो कि इसमें गिवन है नैनोमीटर में, ऑफ ए पॉलीमर चैन मॉडल एज रैंडम कोयल विद एन इक्वल टू इतने हैं और एल इक्वल टू इतने, ये पिकोमीटर में है, आर क्लोजेस्ट टू। तो हमें बतानी है, इसका सॉल्यूशन मैं बताती हूँ। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि एन गिवन है 1000 और एल गिवन है 150 पिकोमीटर, और हमें किस में बतानी है, नैनोमीटर में। ठीक है, दैट मीन्स इसको हम क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये किस में आ जाएगी, हमारी नैनोमीटर में। ये आ गया हमारी नैनोमीटर में। अब मैंने बताया था जो कंट्रोल लेंथ का फॉर्मूला है, लास्ट वीडियो में बताया था कि ये कितना होता है एन डॉट एल। ठीक है, तो एन में कितना इसका 1000 एंड एल कितनी है 150 इंटू 10⁻³ नैनोमीटर। ठीक है, दैट मीन्स ये कैंसिल, और क्या आ गया हमारा 150। ओके, 150 किस में है, इन दोनों में, मतलब ये दोनों ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए। अब हमें सेकंड क्या पूछ रखा है, रूट मीन स्क्वायर लेंथ। तो इसका कितना फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला था रूट एन डॉट एल। ठीक है, इसमें मैं बता दूं कि 1000 और डॉट एल 150 इंटू 10⁻। जब इसको हम सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका ये वाला, दैट मीन्स का डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्क होविंग की इक्वेशन है जो वो इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, ये बता दूं मैं, ये आया है दिसंबर 2016 में। ठीक है, ये आया दिसंबर 2016 में। तो ये किसके लिए यूज होती है, किसको डिटरमाइन करने के लिए यूज होती हैं। मैंने, आप लोगों ने अगर मेरे वो वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें अच्छे से बताया है कि जो मार्क होविंग इक्वेशन है ये किसको डिटरमाइन करने के लिए यूज होती है, विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। दैट मीन्स इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ए पॉली डिस्पर्सिव पॉलीमर सैंपल हैज 10 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स है, 10 है, और उनका कितना है मोलिकुलर मास 20,000 ग्राम पर मोल में है, और जो 15 मॉलिक्यूल्स हैं उसका मोलिकुलर मास कितना है, 10,000 है। ठीक है, तो हमें नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट निकालना उस सैंपल का। क्या गिवन है, एन है, ओके, N1 मान लीजिए कितने हैं, 10 हैं, तो उसका जो मोलिकुलर मास है N1 का, या फिर हम कह सकते हैं M1 कितना है 20,000, ये सारी किसमें, ग्राम पर मोल में है। N2 कितना है 15, और जो M2 होगा वो कितना है 10,000। ठीक है, ये भी ग्राम पर मोल में है। हमें M1 बाहर निकालना है, तो इसका क्या होता है, सिग्मा ऑफ N1, सिग्मा ऑफ Ni Mi डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ Ni। दैट मीन्स इसको हम ओपन करेंगे तो कैसे होगा ये, N1, इसका जब समेशन ओपन करेंगे तो क्या होता है, N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाई, अगर और ज़्यादा नंबर दे रखे हैं तो हम आगे भी समेशन ओपन कर सकते हैं, बट अभी हमें सिर्फ 2 की ज़रूरत है। तो ये क्या, N1 कितना गिवन है हमें 10, और ये कितना है M1 20,000 प्लस N2 कितना गिवन है हमें 15, और ये कितना गिवन है, ये है 10,000। आप एक बार खुद भी इन सबको ट्राई कीजिए ताकि आपको अच्छे से आ जाए। ओके, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा, सिर्फ इसका जो कैलकुलेशन पार्ट है यही बच गया, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर होगा करेक्ट बी। ठीक है, नेक्स्ट वाले में है, फॉर ए मोनो डिस्पर्स पॉलीमर द M1 एंड, मतलब नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट और वेट एवरेज मोलिकुलर वेट आर रिलेटेड अकॉर्डिंग टू किसके। देखो, मोनो डिस्पर्स पॉलीमर क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है, मोनो डिस्पर्स कौन से होते हैं, जो होमोजीनियस पॉलीमर हो। ठीक है, मोनो डिस्पर्स पॉलीमर, या फिर हम कह सकते हैं होमोजीनियस पॉलीमर। इसके लिए क्या कंडीशन थी, जो M1 बार इक्वल टू MW बार इक्वल टू MZ बार, मैंने बताया था ना, होमोजीनियस पॉलीमर के लिए ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रखा है कि M1 बार और MW बार में क्या रिलेशन है, तो हमें पता है मोनो डिस्पर्स पॉलीमर में क्या होती है, जो इन दोनों का रिलेशन होता है वो कौन सा है, ये वाला, आपस में इक्वल होते हैं। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन है बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये मैं बता दूँ, ये आया हुआ हमारा जून 2017 में, जून 2017 में। ठीक है, और ये वाला आया था हमारा, ये आया था, ये भी जून 2017 में आया था दोनों। ठीक है, ये दोनों जून 2017 के क्वेश्चन है। देख, नेक्स्ट है
ए पॉलीमर हैज़ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर मास डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसमें हमें गिवन है नंबर ऑफ मोल्स हैं इतने, उनका सबका मॉलिक्यूलर मास इतना। इसमें क्या निकालना, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो मैं इसमें यहीं पे निकाल देती हूँ। इसमें M1 बार निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। ये बहुत आसान है, आप खुद भी ट्राई करोगे तो इजीली हो जाएंगे। तो N1 कितनी है 50, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 5000। N2 कितनी है 75, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 6000 डिवाइड बाई 50 प्लस 75। ओके, इसको बस सॉल्व करना। जब M1 की वैल्यू आएगी तो वो कितनी आएगी 5600, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर अगेंस्ट कंसंट्रेशन। मतलब इसमें हमें गिवन है ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ, ठीक है। ओके, ऑफ ए पॉलीमर इज कंस्ट्रक्टेड, द स्लोप ऑफ द प्लॉट बताना है हमें किस स्लोप ऑफ, जो इसका हमारा स्लोप आएगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, या फिर इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन मोलर मास, या फिर डिक्रीज करेगा विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, या फिर डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हमें बताना है। मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि हमारे पास दो इक्वेशन होते हैं, पाई इक्वल टू CRT, और एक होती है पाई बाई C इक्वल टू RT बाई M1 प्लस BC। ओके, ये क्या होती है, ये रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये क्या आता है, ओनली ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गिवन हो रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर तो हमें ये वाली इक्वेशन लेनी है, अगर ओनली गिवन हो ऑस्मोटिक प्रेशर तो हमें ये वाली इक्वेशन लेनी है। तो इसको हम सीधा क्या करेंगे, जो हमारी है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है उससे हम कंपेयर करेंगे इसको। ओके, पाई इक्वल टू CRT, तो y इक्वल टू mx प्लस C। ओके, जो रिप्रेजेंट कर रही है y किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ऑस्मोटिक प्रेशर को, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन को, मीन्स हमें, और जो ये क्या है हमारी इंटरसेप्ट, ये क्या है 0। तो जहाँ 0 इंटरसेप्ट होता है उसका ग्राफ होता है ऐसा, ठीक है। अब इसमें क्या बात है, इसमें स्लोप की, स्लोप क्या है m इक्वल टू RT, मीन्स ये जो स्लोप है किसके इक्वल है RT के। क्या कह सकते हैं हम, स्लोप कैसे इंक्रीज हो रहा है, देखो ये R तो क्या है गैस कांस्टेंट है, मतलब ये तो कांस्टेंट है, तो मतलब स्लोप किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली टेम्परेचर पे। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज तो स्लोप भी इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज तो स्लोप भी डिक्रीज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा, इंक्रीज विद स्लोप इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसका A ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द इंट्रिंसिक विस्कोसिटी डिपेंड ऑन द मोलर मास एज इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इक्वल टू KMA, द एम्पिरिकल कांस्टेंट K एंड A आर डिपेंड ऑन, ये मैं बता दूं, ये मार्क कोहेन होविंग की इक्वेशन थी, वो मैंने आपको करवाई थी, ये उसी का क्वेश्चन है और ये जून 2015 में आया हुआ है नेट में। तो मैं इसका बता दूं, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जो K और A की वैल्यू है किस किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सोलवेंट एंड नेचर ऑफ पॉलीमर बताया था। और साथ ही क्या बताया था, मैंने बताया था कि वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी, और क्या थी जो ए था ये ये भी किस पे डिपेंड करता है, जियोमेट्री और शेप ऑफ पॉलीमर, ठीक है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में क्या आया हुआ है, इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि जो के और ए है उनकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, सॉल्वेंट अकेले पे नहीं करती, नई पॉलीमर अकेले पे करती है, नई पॉलीमर इंटरेक्शन पे करती है, ओनली किस पे करती है, पॉलीमर सॉल्वेंट पेयर पे, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा, C। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जून 2015 में आया था। इसमें क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लिंक इन द पॉलीमर वेयर एवरेज वैल्यू ऑफ लिंक आर। इसमें लिंक मतलब है बॉन्ड, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी का है, प्रोबेबिलिटी का निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, जो के एवरेज होता था वो हमारा क्या होता था 1 डिवाइड बाई 1 माइनस P, ये हमने निकाला था। तो इसमें क्या गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन, के एवरेज की वैल्यू गिवन, ठीक है। 3 वैल्यू गिवन है, तीनों की अलग अलग हमें क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज, या फिर जो बॉन्ड फॉर्मेशन की है वो प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज ना हो, जो अगर लिंकेज आ गया तो दैट मीन्स वो भी क्या है, एक बॉन्ड ही है, ठीक है।
ओके, इसमें ए वाले में दे रखा है के एवरेज 10 दे रखी है, तो 10 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस पी, क्या आ जाएगा हमारा 1 डिवाइड बाई 10, और ये क्या आ जाएगा 0.1, दैट मीन्स पी क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस 0.1 क्या है 0.9। ऐसे ही सेकंड वाले को करते हैं, इसमें के एवरेज कितनी है 50, तो इसी में पुट करेंगे 1 माइनस पी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 50, ये क्या है 0.02, और पी क्या आएगा हमारा 1 माइनस 0.02, दैट मीन्स 0.98। ओके, अब नेक्स्ट वाला है क्या है के एवरेज इक्वल टू 100 है। मैं आपको बता दूं जितना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे इनकी आपको और भी अच्छे से आएंगे, तो आप साथ साथ खुद भी करते रहिए इनको। ओके, इसमें क्या आएगा पी की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस 0.01 इक्वल टू 0.99। ओके, तो अब इसको हम मैच कर लेते हैं। हमारी आई है फर्स्ट वाले की वैल्यू आई है, फर्स्ट वाले की वैल्यू आई है हमारी 0.9। ओके, ये इन दोनों में है, ये दोनों ऑप्शन तो कट हो गए, इनमें है ए की 0.9, बी की आई है हमारी 0.98 मतलब ये, और सी की है 0.99। इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है सी, और ये जून 2015 में आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो दिसंबर 2015 में आया है, क्या बोल रखा है इसमें द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट बताना है, और जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आता है हम बताएंगे। तो मैं बता दूं क्या है mn बार डॉट mw बार का प्रोडक्ट बताना है। हमें पता है mn बार की जो नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट है उसका क्या फॉर्मूला है सिग्मा ऑफ ni डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ ni, और जो वेट एवरेज मोलिकुलर वेट है इसका फॉर्मूला क्या है सिग्मा ऑफ mi स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ ni mi। तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स हमें क्या मिलता है ni mi स्क्वायर सिग्मा डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ ni। बट जो क्वेश्चन में गिवन है इसने क्या मान रखा है सिग्मा ऑफ ni को क्या मान रखा है n। ओके, सबका सिग्मा करके सबका सम करके जो वैल्यू आई उसकी आई है n, तो उसको n से रिप्रेजेंट कर रखा है, दैट मीन्स हम इसको क्या बोल सकते हैं n इनवर्स सिग्मा ऑफ ni mi स्क्वायर। और ये कहाँ किससे मैच होता है, ये होता है हमारा बी ऑप्शन से, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बी। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है ए पॉलीमर सैंपल हैज़ द फॉलोइंग कंपोजिशन। ठीक है, ये दिसंबर 2012 में आया हुआ है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो गिवन है, उनका मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है, तो हमें पॉलीडिस्पर्सिव इंडेक्स बताना है। पॉलीडिस्पर्सिव इंडेक्स के लिए क्या करना है, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है पॉलीडिस्पर्सिव इंडेक्स का, इसका होता है mw बार n बार, मीन्स जो वेट एवरेज मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट। तो इसको हम क्या कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम इन अलग अलग इन दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। mn बार की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, क्या होता है सिग्मा ऑफ ni mi डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ ni, या इसको हम लिख सकते हैं m1 प्लस n2 m2, कितनी है वैल्यू 3 है, तो हम 3 तक ले जाएंगे इसको, n3 m3 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। तो इसमें सीधा क्या करना है इनको पुट करना है, ये 10 है इंटू 1000 प्लस ये 50 है इंटू 2000 प्लस 40 इंटू 4000। ओके, डिवाइड बाई 10 प्लस 50 प्लस 40, इनको निकाल देंगे, ये जो वैल्यू आएगी वो और फिर क्या करेंगे हम mw बार निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे ni mi का स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ ni mi। तो इसमें भी क्या करेंगे m1 का स्क्वायर प्लस n2 m2 का स्क्वायर प्लस n3 m3 का स्क्वायर डिवाइड बाई n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3। ओके, इसको इसमें भी इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे, जो n1 की है और वो जो m1 की है या फिर जो n2 m2 की है। फिर करने इसका ये सब करने के बाद हमें क्या करना है, जो जो वैल्यू आएगी वो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, और इससे हमारी जो पॉलीडिस्पर्सिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी। और आप खुद करने की कोशिश करना है इसको, और इसका ऑप्शन जो करेक्ट आएगा वो है सी वाला। नेक्स्ट वाला है, ये दिसंबर 2012 में आया था, जो नेक्स्ट वाला है वो जून 2013 में आया है।
यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, जिसका फॉर्मूला ये, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ ए पॉलीमर एंड एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ग्राफ आइडेंटिफाई विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। ए की वैल्यू गिवन है और बी के की वैल्यू गिवन है और साथ में हमें ये ग्राफ गिवन है। ओके, तो अब इसको सोल्व करते हैं हम। देखो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी होता है, उसका फॉर्मूला क्या था, इसको इससे ऐसे रिप्रेजेंट करता है, ईटा बाई ईटा नोट माइनस 1 डिवाइड बाई सी। अगर इसमें लिमिट्स हम क्या करें, सी को 0 तक ले जाएं, तब हमें क्या मिलेगी, उसकी इंट्रिंसिक विस्कोसिटी मिलेगी। तो इसमें इस फॉर्मूले में हमें क्या किस किस की ज़रूरत है, के, वी बार और ए, इसको हमें निकालना है। ये गिवन है, ये गिवन है, और इसकी हम इसको ग्राफ से निकालेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू। ओके, अगर इसमें क्या करें हम, जो कंसंट्रेशन उसको 0 तक ले जाएं, मतलब कंसंट्रेशन को 0 तक ले जाएं, तब हमें क्या मिल जाएगी, वो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। अगर इसको हम खोल के देखें तो क्या है ये, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ओके, एलसीएम लेके, ठीक है। तो मीन्स ये क्या है, अगर इसकी कंसंट्रेशन को 0 तक ले जाएं तो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी किसके इक्वल होगी, इसकी वैल्यू के। और जब कंसंट्रेशन 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0.050। दैट मीन्स इंट्रिंसिक विस्कोसिटी की क्या वैल्यू आई हमारी, 0.050, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगी, जो विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर मास है वो मिल जाएगा। इसमें के की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻⁻5। ओके, आप साथ में यूनिट भी लिखते रहिए ताकि हमें उनको कट करने में दिक्कत ना आए। वी बार, और इसकी वैल्यू है 0.5। बस इसको इन सब को सोल्व करना है आपको और कुछ नहीं करना, और ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है डी, ठीक है। तो आप खुद इसको सोल्व करके देखिए, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, इस वे में होगा ये। ओके, नेक्स्ट क्या है, इन रेडिकल चेन पॉलीमराइजेशन, the quantity given by the rate of monomer depletion divided by rate of propagation radical formation is called। ओके, ये वाला मैंने बताया था आपको काइनेटिक्स और पॉलीमराइजेशन में, जो काइनेटिक चेन लेंथ होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जिसकी जो क्या फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिवाइड बाय रेट ऑफ इनिशिएशन। मैंने बताया था ये वाला फॉर्मूला होता है। और इसको क्या बोल सकते हैं, देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ मोनोमर डिप्लेशन। जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है उसमें क्या होता है, मोनोमर का डिप्लेशन ही होता है, डिवाइड बाय रेट ऑफ प्रोपोगेशन रेडिकल फॉर्मेशन। तो ये क्या देगा हमें, काइनेटिक चेन लेंथ, ठीक है। ये जून 2014 में आया हुआ है। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे हो गए थे हमारे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, द एवरेज एंड टू एंड डिस्टेंस ऑफ ए रैंडम कोयल, जिसकी है द एवरेज एंड टू एंड डिस्टेंस ऑफ ए रैंडम कोयल पॉलीमर 10⁻6 मोनोमर इन यूनिट ऑफ सेगमेंट लेंथ। देखो, इसमें मैंने जो आपको सेगमेंट लेंथ वाला फॉर्मूला बताया था, जो लास्ट वाली वीडियो में बताया था मैंने, वो क्या था, जो सेगमेंट लेंथ की फॉर्म में अगर क्या पूछे, एवरेज एंड टू एंड डिस्टेंस पूछे, अगर वो इन यूनिट ऑफ सेगमेंट लेंथ, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, √n, ठीक है, जिसमें n क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला, मैंने ये बताया था कि 2 से 3 बार आया हुआ है क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे। तो इसमें कितनी n की वैल्यू कितनी है, 10⁻6 है। ओके, दैट मीन्स हम जब निकालेंगे तो क्या होगा, आंसर 10⁻3। तो ये आगे इसकी एवरेज एंड टू एंड डिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट लेंथ। तो इसका आंसर करेक्ट कौन सा है, डी। द कंडेंसेशन ऑफ ए हाइड्रोक्सी एसिड प्रोड्यूस ए पॉलीस्टर विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज एट बोथ एंड्स बीइंग पी। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये ऊपर वाला, ये दिसंबर 2013 में आया हुआ है, और ये वाला क्वेश्चन है, ये आया हुआ है जून 2016 में। ओके, तो क्या बोल रखा है, द कंडेंसेशन ऑफ ए हाइड्रोक्सी एसिड प्रोड्यूस ए पॉलीस्टर विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज, प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज, या फिर बोल सकते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, एट बोथ द एंड बीइंग पी। उसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी है उसने क्या मानी है, पी। तो हमें उसका मोल फ्रैक्शन बताना है ऑफ केमर। ओके, मैंने आपको क्या बताया था, जो प्रोबेबिलिटी
टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बताई थी मैंने, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ केमर क्या बताई थी मैंने, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, पी के से, ठीक है, या कई बार क्या आ जाता है पी एक्स, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को भी चाहे वो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ के मर पूछे या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ के मर पूछे, वो एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्या क्या थी हमारी, पी के माइनस वन, वन माइनस पी, तो इसी के बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर आएगा ये वाला। तो इससे कौन सा वाला है, ये वाला सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा, सी। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ केमर चेन फॉर्मेशन पूछे या फिर क्या पूछे टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ केमर, तो ये बात एक ही होती है, आप कन्फ्यूज ना हो उनमें। ओके, नेक्स्ट वाला क्या है, फॉर ए पोली डिस्पर्स्ड मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड ओस्मोमेट्री गिव। ओस्मोमेट्री किसके लिए टेक्निक यूज होती है, आप लोगों को जो फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने, ये किसके लिए होती है, नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट के लिए। किसके लिए होती है, नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी। और ये आया है दिसंबर 2014 में, नेट का क्वेश्चन है, ये दिसंबर 2014 में आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलर मास इन ए टिपिकल पॉलीमर सैंपल इज शोन बिलो। ओके, ये वाला भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करवाया था ग्राफ में, जो जब मैंने उनका पॉली डिस्पर्सिव इंडेक्स का टॉपिक करवाया था, उसी ग्राफ में मैंने ये बताया था। तो इसमें ए और बी और सी की हमें बतानी है कि इन तीनों को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने बताया सबसे कम किसका होगा, इधर वाला जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा, कि किसका होगा, ये एम डब्ल्यू का, ठीक है। फिर बी वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, एम वी को, मीन्स विस्कोसिटी एवरेज मोलिकुलर वेट को। और ये ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट को। मतलब ये है एम डब्ल्यू बार का रिप्रेजेंटेशन, ये एम वी का, और यहाँ है एम एन बार का, ठीक है। मतलब इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, बी। और ये वाला क्वेश्चन आया हमारा जून 2015 में, ठीक है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है हमारा क्वेश्चन, ये आया हुआ हमारा जून 2011 में, जून 2011 में आया हुआ है, जिसमें क्या बोला है, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ मीन मोलर मासेस फॉर पॉलीमर एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन एक्सपेरिमेंटल मेथड लाइक ऑस्मोमेट्री, लाइट स्कैटरिंग और सेडिमेंटेशन। हमें वो जो हमने मोलिकुलर मासेस किए थे और उनसे रिलेटेड जो टेक्निक यूज की थी, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, वही बता रहा है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है, ओस्मोमेट्री। ओस्मोमेट्री किसके लिए यूज होती है, नंबर एवरेज मोलिकुलर मास, मतलब एम एन बार के लिए। सेकेंड है लाइट स्कैटरिंग। लाइट स्कैटरिंग किसके लिए यूज होती है, ये मैंने बताया था किसके लिए होती है, एम डब्ल्यू बार के लिए, मतलब वेट एवरेज मोलिकुलर मास के लिए। थर्ड है सेडिमेंटेशन, मैंने ये थोड़ा उस उधर बताने भूल गई थी। सेडिमेंटेशन किसके लिए यूज होता है, ये होता है जो हमारा जेड एवरेज मोलिकुलर मास है एम जेड बार, उसके लिए, ठीक है। तो ये सेडिमेंटेशन के लिए होता है, ये वाला किसके लिए होता है, वेट एवरेज मोलिकुलर मास के लिए, और ओस्मोमेट्री नंबर एवरेज मोलिकुलर मास के लिए। तो हमें इसको मैच करना है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा वो आएगा सी। देखो फर्स्ट का क्या है, एम एन, सेकेंड का क्या है, एम डब्ल्यू, और थर्ड का क्या है, एम जेड। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका सी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये आया है जून 2012 में, ये वाला क्वेश्चन है जून 2012 में आया हुआ है। इसमें क्या बोला है, ड्यूरिंग द एडिशन पोलीमराइजेशन द रिएक्शन प्रोसीड विया। जितनी भी एडिशन पोलीमराइजेशन होगी ना, वो सारी किससे प्रोसीड करेंगे, वो सारी रिएक्शन फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन से, ठीक है। आप हमेशा याद रखना, जितनी भी एडिशन पोलीमराइजेशन रिएक्शन होगी वो किससे प्रोसीड करेंगी, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन से, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ये जून 2012 में आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, ये है जून, ये भी जून 2012 में आया हुआ है, जून 2012 में। इसमें क्या बोल रखा है, एम एन बार और एम डब्ल्यू बार, मतलब नंबर एवरेज मोलिकुलर मास और वेट एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ ए पॉलीमर आर ऑब्टेन्ड बाई, किस से ऑब्टेन किया जा सकता है, मतलब जो टेक्निक इसके लिए यूज होती है कौन सी है, अभी तो मैंने बताया क्या है, एम एन बार के लिए क्या है, ओस्मोमेट्री, और एम डब्ल्यू बार के लिए क्या है, लाइट स्कैटरिंग। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए वाला, ठीक है। ओके, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, स्कोरिंग भी है। देखो, द एडिशन पोलीमराइजेशन ऑफ एम इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेज। ये कौन सा काइनेटिक्स ऑफ पोलीमराइजेशन वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या बता रखा है, ये आया हुआ नेट दिसंबर 2011 में,
इसमें जो जो स्टेप यूज हो रही हैं वो देखो, फर्स्ट क्या है, जो इनिशिएटर है हमारा वो, उसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले रेडिकल की फॉर्मेशन हो रही है, उसका रेट कांस्टेंट K1। फिर जो प्रोपोगेटिंग स्टेप है उसका रेट कांस्टेंट क्या है, K2। और जो टर्मिनेटिंग स्टेप है उसकी रेट कांस्टेंट क्या है, K3। इसमें बता क्या रखा है इसने, रेट कांस्टेंट बता रखा है फॉर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। मतलब हमें क्या गिवन है, K1 गिवन है इक्वल टू 2 × 10⁻³ पर सेकेंड। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन तो फर्स्ट स्टेप में ही हो रहा है, दैट मीन्स रेट कांस्टेंट किसका है, ये फर्स्ट स्टेप का। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ इनिशिएटर, मतलब बोल रखा है आई की कंसंट्रेशन, जो ये क्या हमारा इनिशिएटर ही तो है, इसको क्या बोलते हैं, हमारे इनिशिएटर। तो आई की कितनी कंसंट्रेशन है, 10⁻³ मैं बता रही हूँ, यूनिट को हमेशा साथ रखा करो ताकि उनको सोल्व करने में आसानी हो। द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन इज इतना है, ठीक है, ये है ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमें बताना है काइनेटिक चेन लेंथ। तो जो काइनेटिक चेन लेंथ का है फॉर्मूला वो क्या होता है, रेट ऑफ प्रोपोगेशन डिवाइड बाई रेट ऑफ इनिशिएशन, ठीक है। या फिर कह सकते हैं इस जो रेट इसका आएगा डिवाइड बाई जो फर्स्ट वाली स्टेप का जो रेट आएगा। तो इस वाली का स्टेप का रेट कितना गिवन हमें, 4 × ये वाला, मतलब ये ओवरऑल रेट ही है, रेट ऑफ प्रोपोगेशन ही तो है ये ओवरऑल रेट। तो ये क्या है हमारा 4 × 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर, या फिर हम इसको हटा के -3 लगाते हैं, और पर सेकेंड, ठीक है, डिवाइड बाई ये क्या है, K1I होता है, ठीक है। जो रेट ऑफ इनिशिएशन क्या होता है हमारे, K1I होता है। तो दैट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर³ पर सेकेंड, डिवाइड बाई K1 कितना है गिवन, K1 है 2 × 10⁻³ पर सेकेंड मल्टीप्लाइम 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर³। ये क्या है इसकी कंसंट्रेशन आई की। दैट मीन्स हमारे सबसे पहले तो इनको यूनिट्स को कैंसिल करो, ओके। दैट मीन्स KCL क्या आएगा हमारा, यूनिटलेस क्वांटिटी आएगी। 2 से एक कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा हमें 2000। तो ये इसका आंसर आ गया, ये है काइनेटिक चेन लेंथ, जो क्या है ए वाला, ठीक है। आई जस्ट होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे स्कोरिंग्स होते हैं, मतलब रैंक को जो बूस्ट करने वाले क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया है गेट 2016 में, ये आया गेट 2016 में। देखो क्या बोल रखा है, ए प्रोटीन सैंपल कंसिस्ट ऑफ एन इक्विमोलर मिक्सचर। मतलब क्या है इक्विमोलर, इक्विमोलर है मतलब N1 = N2 = N3, क्या मान लेंगे हम 1, तीनों इक्वल हैं, ठीक है। और इन तीनों का जो मॉलिक्यूलर वेट है, मैं इन सबको तीनों को M1 M2 M3 से रिप्रेजेंट करी हूँ। इसको M1 से, इसको M2 से और इसको M3 से। M1 का कितना है 13.7 और सारे किस में है, ग्राम पर मोल में है, ठीक है। M2 किसका कितना है 15.5 ग्राम kg पर मोल, और जो M3 है 17.2 kg पर मोल में है। तो इसमें हमें क्या बतानी है, द स्टेटमेंट दैट इज़ ट्रू अबाउट, हमें 3 क्वांटिटी पूछा हुआ है इन्हें, MW बार, M1 बार और PDI, ठीक है। मतलब वेट एवरेज मोलिकुलर मास, नंबर एवरेज मोलिकुलर मास और पॉलीडिस्पर्सिव इंडेक्स के बारे में। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, जब हम सबसे पहले M1 बार निकालेंगे, मतलब वेट एवरेज नंबर एवरेज मोलिकुलर मास, ये क्या होता है M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है। ये क्या निकला हमें, ये सारे क्या है 1 लेने हैं, N1 N2 N3 1 लेने हैं। दैट मीन्स क्या करेंगे हम 13.7, ये मल्टीप्लाई में 1 करेंगे, फिर क्या करेंगे 15.5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 17.2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 3, 1 + 1 + 1 कितने हो गए 3। ओके, जो आंसर आएगा इसका मैं बता दूँ डायरेक्ट कितना आएगा 15.5 kg पर मोल में, ठीक है। ये आएगा M1 बार की वैल्यू। ओके, अगर हम निकालें इसका, ये इसका होगा फिक्स वैल्यू, ठीक है, हमें आगे पता है। MW बार अगर निकालें तो क्या आती है इसकी, क्या आएगा M1 M1 का स्क्वायर प्लस N2 M2 का स्क्वायर प्लस N3 M3 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3। दैट मीन्स ये स्क्वायर में है तो डेफिनेटली है क्या है
इससे इसकी वैल्यू ज़्यादा ही होगी, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू ऐड हो रही है, ठीक है। तो हमेशा क्या देगी, MW ज़्यादा ही आएगा, तो हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको क्वेश्चन को हम वैसे भी अप्रोच कर सकते हैं, बस हमें ये निकालना है कि एम बार की वैल्यू कितनी आई है 15.5, और हमें पता है इसकी कितनी आई, तो MW बार की इससे डेफिनेटली ज़्यादा ही आएगी। और एक बात, इस क्वेश्चन को अगर आपको ये सब समझ में ना आए इस तरीके से, तो अगर आपका कंसेप्ट इसके लिए क्लियर है, जिसमें मैंने क्या बताया था, जो होमोपोलीमर हैं, सॉरी होमोजीनियस पॉलीमर हैं, उनके लिए क्या होता है, ये तीनों का मास, जो मोलर मास है, आपस में इक्वल होता है, ठीक है, जेड बार, ठीक है। बट ये क्या गिवन, हमें क्या गिवन है, तीनों ही हमारे डिफरेंट है, मतलब ये होमोपोलीमर नहीं है, होमोजेनियस पॉलीमर नहीं है, कि क्या है, हेट्रोजीनियस है। तो हेट्रोजीनियस के लिए क्या होता है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो एमएन बार की सबसे कम होती है, फिर होती है MW बार की, और फिर होती है MZ बार की, ये होती है इनकी वैल्यू, ठीक है। तो हमें पता है ये क्या है, हेट्रोजीनियस पॉलीमर है, तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है, ये वाली। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको इजीली इसी वे से सॉल्व कर दोगे, ठीक है। और एक बात क्या है, इसी में क्या बात है कि जो पॉलीडिस्पर्सिव इंडेक्स है वो क्या होता है, MW बार डिवाइड बाई MN बार, ठीक है। तो हमें पता है क्या, जो होमोजीनियस होती है, होमोजीनियस पॉलीमर के लिए तो क्या होता है, PDI 1 होती है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो क्या देगा, ये 1 देगा। लेकिन जो PDI किसके लिए होती है, हेट्रोजीनियस पॉलीमर के लिए, जो हमारे इस क्वेश्चन में है, वो क्या होती है, जिसमें हमें पता है MW बार ज़्यादा होता है MN बार से, तो दैट मीन्स ये क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। मतलब PDI की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच कर सकते हो, देखो हमारे पास है PDI की 2 टाइप की वैल्यू हैं, एक में ग्रेटर देन 1 है, एक में लेस देन 1 है। जो लेस देन 1 है वो तो वैसे ही कैंसिल हो गया, मतलब ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, ओके। अब हमें पता है जो हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल है उसकी जो MN बार की वैल्यू है वो क्या होगी, MW बार से कम होगी। तो किसकी कम है, देखो इसमें तो MN बार की वैल्यू, तो देखो अब ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि PDI इसकी क्या है, लेस देन 1 है, और कौन सा हो गया, ये वाला गलत हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में बताना हमें, तो अब PDI के बेसिस पे तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों में सेम है। अब हम इन दोनों के बेसिस बताएंगे। हमारा MN बार कितना आया था, 15.5 kg। देखो दोनों में ही MW बार ग्रेटर देन MN बार है, ठीक है, तो ऐसे भी नहीं कर सकते। बट हमने अभी कैलकुलेट किया था, तो उसमें हमारा MN बार की वैल्यू कितनी आई थी, 15.5। इसमें MW बार की कितनी वैल्यू दे रखी, 15.5। बट ये तो हमें किसकी आई थी, नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट की। दैट मीन्स MW बार की तो डेफिनेटली इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा आएगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो पॉलीमर केमिस्ट्री के थे, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, नेट प्लस गेट में मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं आप लोगों के, अब तक जितने भी आए हैं। तो आई जस्ट होप आपको सबको ये समझ में आ गए होंगे। तो जो नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी वो हम स्टार्ट करें बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उसके भी 7 से 8 वीडियो आएंगी, और साथ में उसके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे ऐसे ही। तो आई जस्ट होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।